अरुण और सीमा चुपचाप बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी कॉल बेल बजी। सीमा ने दरवाजा खोला। सामने उमेश को देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, अरे जीजा जी, आप आइए। नमस्कार। मैं इधर से जा रहा था तो सोचा कि आप लोगों से मिलता चलूं। उमेश ने कमरे में आते हुए कहा। अरुण ने कहा, आओ उमेश, कैसे हो? सुधा कैसी है? उमेश ने उन दोनों के चेहरे पर फैली चिंता की लकीरों को पढ़ते हुए कहा, हम दोनों तो ठीक है, पर मैं देख रहा हूँ कि आप किसी उलझन में हैं। ठीक कहते हो तुम, अरुण बोला। तुम तो जानते ही हो उमेश की सीमा माँ बनने वाली है। गांव से बहन रेखा को आना था, पर आज ही उसका फोन आया कि उसको मलेरिया हो गया है, वह आ नहीं सकेगी। सोच रहे हैं कि किसी नर्स का इंतजाम कर ले। नर्स क्यों? हमें भूल गए हो क्या? आप जब कहेंगे सुधा अपनी दीदी की सेवा में आ जाएगी। उमेश ने कहा, यह ठीक रहेगा, सीमा बोली। अरुण को अपनी शादी की एक घटना याद आई। 5 साल पहले शादी में एक खूबसूरत लड़की उससे हंस हंस कर बहुत मजा कर रही थी। वह सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और उनकी नज़र भी बार बार उस लड़की पर चली जाती थी। पता चला कि वह सुधा है, सीमा की फुफेरी बहन। अरुण ने सुधा के आने के बारे में सुना तो वो बहुत खुश हुआ। सीमा को ठीक समय पर बच्चा हुआ। नर्सिंग होम में उसने एक बेटे को जन्म दिया। 1 सप्ताह बाद सीमा को नर्सिंग होम से छुट्टी मिल गई। शाम को उमेश घर आया तो परेशान व चिंतित सा था। उसे देखते ही अरुण ने पूछा, क्या बात है उमेश, कुछ परेशान से लग रहे हो? हाँ, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। क्यों? बॉस ने हेड ऑफिस के कई सारे जरूरी काम बता दिए हैं। वहाँ कितने दिन लग जाएंगे? 15 दिन। आज ही सीट रिजर्व करा कर आ रहा हूँ, 2 दिन बाद जाना है। अब सुधा यहीं अपनी दीदी की सेवा में रहेगी। सीमा बोल उठी, सुधा मेरी पूरी सेवा कर रही है। यह देखने में जितनी खूबसूरत है, इसके काम तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। बस दीदी बस, इतनी तारीफ न करो कि खुशी के मारे मेरे हाथ पैर ही फूल जाए और मैं कुछ भी काम न कर सकूं। कहकर सुधा हंस दी। 2 दिन बाद उमेश दिल्ली चला गया। अगले दिन शाम को अरुण दफ्तर से लौटा तो सुधा सोफे पर बैठ कुछ सोच रही थी। सीमा दूसरे कमरे में थी। अरुण ने पूछा, क्या सोच रही हो सुधा? कुछ नहीं, सुधा ने कहा। मैं जानता हूँ क्या उमेश के दिल्ली जाने से तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। ऐसी बात नहीं है, वे जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ बाहर जाना होता रहता है। जैसे साली आधी घरवाली होती है, वैसे ही जीजा भी आधा घरवाला होता है। मैं हूं ना, मुझसे काम नहीं चलेगा क्या? अरुण ने सुधा की आंखों में झंकते हुए कहा, अगर जीजाओं से काम चल जाता तो सालिया शादी ही क्यों कर दी? कहते हुए सुधा हंस दी। 8-10 दिन इसी तरह हंसी मजाक में बीत गए। एक रात अरुण बिस्तर पर बैठा हुआ अपने मोबाइल फोन पर टाइम पास कर रहा था। जब आंखें थकने लगी तो वह बिस्तर पर लेट गया। तभी अरुण ने आंगन में सुधा को बाथरूम की तरफ जाते देखा। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। जब सुधा लौटी तो अरुण ने धीरे से पुकारा। सुधा ने कमरे में आते ही पूछा, अभी तक आप सोए नहीं? नींद ही नहीं आ रही है? सीमा सो गई है क्या? और क्या वे भी आपकी तरह करवटें बदलेंगी? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? मन में होगा कुछ? बता दूं मन की बात? बताओ या रहने दो? पर अभी आपको 1 महीना और करवटें बदलनी पड़ेगी। बैठो न जरा। कहते हुए अरुण ने सुधा की कलाई पकड़ ली। छोड़िए, दीदी जाग जाएगी। अरुण ने घबराकर एकदम कलाई छोड़ दी। डर गए ना, डरपोक कहीं के। मुस्कुराते हुए सुधा चली गई। सुबह दफ्तर जाने से पहले अरुण सीमा के पास बैठा हुआ कुछ बातें कर रहा था। मुन्ना बराबर में सो रहा था। तभी सुधा कमरे में आई और अरुण की ओर देखते हुए बोली, जीजा जी, आप तो बहुत बेशरम है। यह सुनते ही अरुण के चेहरे का रंग उड़ गया। दिल की धड़कनें बढ़ गई। वह दबी आवाज में बोला, क्यों? आपने अभी तक मुन्ने के आने की खुशी में दावत तो क्या मुंह भी मीठा नहीं कराया? अरुण ने राहत की सांस ली। वह बोला, सॉरी, आज आपकी यह शिकायत भी दूर हो जाएगी। शाम को अरुण दफ्तर से लौटा तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। वह सीधा रसोई में पहुंचा। सुधा खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। अरुण ने डिब्बा खोल कर सुधा के सामने रखते हुए कहा, लो साली साहिबा, मुंह मीठा कर लो और अपनी शिकायत दूर करो। मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर खाते हुए सुधा ने कहा, मिठाई अच्छी है, लेकिन इस मिठाई से यह ना समझ लेना कि साली की दावत हो गई है। नहीं सुधा, बिल्कुल नहीं। दावत चाहे जैसी और कभी भी ले सकती हो। कहो तो आज ही चले किसी होटल में, एक कमरा भी बुक करा लूँगा। दावत तो सारी रात चलेगी ना। दावत देना चाहते हो या वसूलना चाहते हो? कहकर सुधा हंस पड़ी।
अरुण से कोई जवाब न बन पड़ा। वह चुपचाप देखता रह गया। एक सुबह अरुण देर तक सो रहा था। कमरे में घुसते ही सुधा ने कहा, उठिए साहब, 8 बज गए हैं। आज छुट्टी है क्या? रात 1 बजे तक तो मुझे नींद ही नहीं आई। दीदी को याद कर रहे थे क्या? सीमा को नहीं, तुम्हें। सुधा, रात भर मैं तुम्हारे साथ सपने में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहा। उठो, ये बातें फिर कभी कर लेना। फिर कहोगे दफ्तर जाने में देर हो रही है। अच्छा यह बताओ कि उमेश की वापसी कब तक है? कह रहे थे कि काम बढ़ गया है, शायद 4-5 दिन और लग जाए। अभी कुछ पक्का नहीं है। सुधा, तुम मुझे कब तक तड़पाती रहोगी? मेरे गले लगकर किसी रात को यह तरफ दूर कर दो ना। बस बस, रात की बातें रात को कर लेना। अब उठो और दफ्तर जाने की तैयारी करो। मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ, सुधा ने कहा और रसोई की ओर चली गई। एक शाम दफ्तर से लौटते समय अरुण ने नींद की गोलियां खरीद ली। आज की रात वह किसी बहाने से सीमा को गोलियां खिला देगा। सुधा को भी पता नहीं चलने देगा। जब सीमा गहरी नींद में सो जाएगी तो वह सुधा को अपनी बना लेगा। अरुण खुश होकर घर पहुंचा तो देखा कि सुधा सीमा के पास बैठी हुई थी। अभी उमेश का फ़ोन आया है, वह ट्रेन से आ रहा है। ट्रेन 1 घंटे बाद स्टेशन पर पहुंच जाएगी। उसका मोबाइल फ़ोन कहीं गिर गया। उसने किसी और के मोबाइल फ़ोन से यह बताया है। तुम उसे लाने स्टेशन चले जाना, वह मेन गेट के बाहर मिलेगा, सीमा ने कहा। अरुण को जरा भी अच्छा नहीं लगा कि उमेश आ रहा है। आज की रात तो वह सुधा को अपनी बनाने जा रहा था। उसे लगा कि उमेश नहीं बल्कि उसके रास्ते का पत्थर आ रहा है। अरुण ने सुधा की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, मैं उमेश को लेने स्टेशन चला जाऊंगा। वैसे तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि इतने दिनों बाद साजन घर लौट रहे हैं। यह भी कोई कहने की बात है, सुधा बोली। पर उमेश को कल फ़ोन तो करना चाहिए था। कह रहे थे कि अचानक पहुंचकर सरप्राइज देंगे, सुधा ने कहा। अरुण उदास मन से स्टेशन पहुंचा। उमेश को देख वह जबरदस्ती मुस्कुराया और मोटरसाइकिल पर बिठाकर चल दिया। रास्ते में उमेश दिल्ली की बातें बता रहा था, पर अरुण केवल हाँ हूँ कर रहा था। उसका मूड खराब हो चुका था। भीड़ भरे बाजार में एक शराबी बीच सड़क पर नाच रहा था। वह अरुण की मोटरसाइकिल से टकराता टकराता बचा। अरुण ने मोटरसाइकिल रोक दी और शराबी के साथ झगड़ने लगा। शराबी ने अरुण पर हाथ उठाना चाहा तो उमेश ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। शराबी ने जेब से चाकू निकाला और उमेश पर वार किया। उमेश बच तो गया, पर चाकू से उसका हाथ थोड़ा जख्मी हो गया। यह देखकर वह शराबी वहां से भाग निकला। पास ही के एक नर्सिंग होम में मरहम पट्टी कराकर लौटते हुए अरुण ने उमेश से कहा, मेरी वजह से तुम्हें यह चोट लग गई है। उमेश बोला, कोई बात नहीं भाई साहब, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो किसी को अपना बनाकर जान देते हैं। उनकी पीठ में छुरा नहीं घोंपते। शरीर के घाव घाव तो भर जाते हैं भाई साहब, पर दिल के घाव हमेशा रिश्ते रहते हैं। उमेश की यह बात सुनकर अरुण सन रह गया। वह तो हवस की गहरी खाई में गिरने के लिए आंखें मूंदे चला जा रहा था। उमेश का हक छीनने जा रहा था, उससे धोखा करने जा रहा था। उसका मन पछतावे से भर उठा। दोनों घर पहुंचे तो उमेश के हाथ में पट्टी देखकर सीमा व सुधा दोनों घबरा गई। अरुण ने पूरी घटना बता दी। कुछ देर बाद अरुण रसोई में चला गया। सुधा खाना बना रही थी। उमेश सीमा के पास बैठा बात कर रहा था। अरुण को देखते ही सुधा ने कहा, जीजाजी, आप तो बातों बातों में फिसल ही गए। क्या सारे मर्द आपकी तरह होते हैं? क्या मतलब? लगता है दिल हथेली पर लिए घूमते हो कि कोई मिले तो उसे दे दिया जाए। आपको तो दफ्तर में कोई भी बेवकूफ़ बना सकती है। हो सकता है कि कोई बना भी रही हो। आपने तो मेरे हंसी मजाक को कुछ और ही समझ लिया। इस रिश्ते में तो मजाक चलता है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि अब आप बताइए कि मैं आपको जीजा जी कहूँ या मजनू। सुधा, तुम सीमा से कुछ मत कहना, अरुण ने कहा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, कहकर सुधा मुस्कुरा उठी। अरुण चुपचाप रसोई से बाहर निकल गया। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब